हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। दिस इज राहुल जैन और स्वागत है आपका आज की इस खास वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टैक्सेशन लॉस ऑन द सेल ऑफ शेयर्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स एक्सेट्रा। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले साल 2020 में कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान मार्केट काफी लो हुई थी, जिस वजह से काफी रिटेल इन्वेस्टर्स और काफी इंडिविजुअल छोटे छोटे इंडिविजुअल्स ने भी स्टॉक मार्केट में अच्छा पार्टिसिपेशन किया, अपनी बाइंग और सेलिंग दोनों को बढ़ाया था, जिससे कि स्टॉक मार्केट में एकाएक काफी सारी ट्रांजेक्शन होने की वजह से स्टॉक मार्केट अच्छी लेवल पे अब भी हुई थी। और अभी धीरे धीरे स्टॉक मार्केट फिर से डाउन जा रही है। लेकिन आज का हमारा मुद्दा ये नहीं है। आज का हमारा मुद्दा ये है कि जो आपने ये रिसेंट जो ट्रांजेक्शन्स करी अपनी स्टॉक मार्केट के थ्रू, या फिर आपने कुछ म्यूचुअल फंड्स लिए, या फिर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करी, तो इसके लिए क्या ये टैक्सेशन लॉस है जो आपने म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी शेयर्स, ऑप्शंस को सेल परचेज करके जो भी प्रॉफिट या लॉस जनरेट किया, उसके ऊपर आपको सरकार को क्या टैक्स देना है, उसके ऊपर इनकम टैक्स के क्या लॉस हैं। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हमें दो जो टर्म्स है उनको समझना पड़ेगा। एक तो ट्रेडर और एक इन्वेस्टर। सबसे पहले दोनों का क्योंकि ट्रीटमेंट इनकम टैक्स के हिसाब से अलग अलग है, तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं ट्रेडर कौन होता है। ट्रेडर वो बंदा है, वो इंडिविजुअल है जो कि फ्रिक्वेंटली बेसिस पे शेयर्स की, म्यूचुअल फंड यूनिट्स की बाइंग सेलिंग कर रहा है, जो उन्हें फ्रिक्वेंटली सेल करता है और जिसका मेन उद्देश्य डिविडेंड इनकम नहीं कमाना है। बहुत मेन पॉइंट है कि ट्रेडर डिविडेंड इनकम नहीं कमाता था। ट्रेडर कैपिटल एप्रिसिएशन, मैं कैपिटल एप्रिसिएशन गलत कह रहा हूं, जो रोजमर्रा की जो अप्स एंड डाउन आते हैं ना शेयर प्राइसेस में, उससे प्रॉफिट बनाना चाहता है, तो वो बंदा ट्रेडर है। जबकि इन्वेस्टर वो बंदा है जिसने एक बार पैसा लगा दिया, वो उसे बार बार फ्रिक्वेंटली बाय सेल नहीं करेगा। उसका मेन उद्देश्य है डिविडेंड इनकम को या कोई साइड इनकम को जनरेट करना, और उससे जो ओवर द टाइम जो कैपिटल एप्रिसिएशन आएगा, उस एप्रिसिएशन को प्राप्त करना। तो दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है, क्योंकि दोनों का टैक्सेशन लॉस अलग अलग है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टैक्सेशन लॉस ऑन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर पे क्या देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, इन्वेस्टर फ्रीक्वेंटली बाय सेल नहीं करेगा, वो एक बार खरीदेगा, कुछ टाइम तक, काफी टाइम तक, लेट से 6 मंथ्स, 9 मंथ्स और ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर उसे होल्ड करेगा एंड देन उसे सेल कर देगा, डिविडेंड इनकम से आ जाएगी। तो जहां तक डिविडेंड इनकम की बात है, डिविडेंड इनकम हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स हो जाती है। अब की बार जो पिछले साल जो अनाउंसमेंट चेंजेस हुए थे, अब की बार वो इंडिविजुअल के हैंड में टैक्स होती है, वरना पहले कंपनी उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती थी और वो हमारे हाथ में एग्जेम्प्ट होती थी। ठीक है, अब उसकी सेल पे बात करते हैं। सेल के अंदर अगर आपको पता हो, अगर कोई शेयर मैं विद इन 1 ईयर बेचता हूं, तो उस पर लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उस पर लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। और अगर मैं उसे ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर के बाद उसे बेचता हूं, तो उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और उस पर लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। सीधी सी बात। अब बात कर लेते हैं ट्रेडर की। देखिए, ट्रेडर पे एक तो ट्रेडर पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रेडर इसे फ्रिक्वेंटली बाय और सेल कर रहा है, तो ये उसका एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस है, इस पे कैपिटल गेन लगेगा। इंडिविजुअल पे हमेशा कैपिटल गेन टैक्स होगा, कैपिटल गेन के हिसाब से कैलकुलेशन की जाएगी, जबकि ट्रेडर पे कैपिटल गेन के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं किएंगे। इसे हम स्पेसिफिकली इनकम टैक्स लॉस में कहते हैं स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम। अब यहाँ पे भी दो जो टर्म्स आपको समझनी पड़ेंगी, वो है स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम और नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम। देखिए दोस्तों, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम वो बिजनेस इनकम है जिसमें कि मैं शेयर्स की एक्चुअल डिलीवरी ले चुका हूं, फिजिकल पोजीशन उसका मेरे साथ आ चुका है। जैसे कि आपको आज पता होगा, आज के टाइम में डीमेट में शेयर्स क्रेडिट हो जाते हैं, तो अगर मैंने उसकी फिजिकल डिलीवरी, मतलब वो अगर शेयर मेरे डीमेट में क्रेडिट हो चुके हैं, तो उस पर जो मुझे प्रॉफिट या लॉस होगा वो मेरा आएगा स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम के अंदर। जबकि अगर स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम वो बिजनेस इनकम है जिसमें कि मैं फिजिकल डिलीवरी शेयर्स की नहीं लेता। जैसे कि आप सबको पता होगा, आज के टाइम में मेरे डीमेट में शेयर्स क्रेडिट होते हैं, तो अगर मेरे डीमेट में शेयर्स क्रेडिट हुए बिना ही मुझे कोई इनकम जनरेट हुई है, तो वो मेरी स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में आती है, स्पेक्यूलेशन सट्टे की इनकम में आती है। देखिए, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंट्राडे ट्रेडिंग। व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग? आप कभी भी डे के दौरान, जब भी स्टॉक मार्केट लाइव होती है 9:15 बजे से 3:30 बजे तक, आप कोई शेयर्स खरीदते हैं और उसी दिन उसे बेच देते हैं। तो इस केस में क्या होता है, आपके पास उसकी फिजिकल डिलीवरी है, वो शेयर्स आपके डीमेट में क्रेडिट नहीं होते, वो शेयर्स डीमेट में क्रेडिट नहीं होते, उसी दिन स्क्वायर अप हो जाते हैं। तो इससे जो मुझे प्रॉफिट या लॉस जनरेट होगा, ये मैं कहूंगा स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम में। लेकिन अगर मुझे उसकी फिजिकल डिलीवरी मिल जाती है, लेट से मैं उसे डिलीवरी में बेच रहा हूं, कि मैंने पहले शेयर्स खरीदे, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उसे बेच दिया, तो ये मेरी बन जाती है नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस ट्रांजैक्शन। और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी मुझे फ्यूचर या ऑप्शन से जो मुझे लॉस या प्रॉफिट जनरेट होते हैं, वो भी मेरे सारे नॉन स्पेक्यूलेटिव में ही कवर होते हैं। तो इसको, ये दोनों ही, चाहे स्पेक्यूलेटिव चाहे नॉन स्पेक्यूलेटिव, मेरे बिजनेस इनकम का पार्ट होते हैं। जो भी ट्रेडर इनमें करता है, फ्रिक्वेंटली सेल और बाई सेल करता है, वो इसे बिजनेस इनकम में दिखाएगा।
और एक चीज और दोस्तों, नॉन स्पेकुलेटिव में जो ट्रेडर होता है वो अपने सारे खर्चे को क्लेम कर सकता है, इंक्लूडिंग अगर उसके पास फॉर एग्जांपल कोई ट्रेडर है, जैसे कि काफी सारे रिटेल इंडिविजुअल्स ने भी पिछले साल काफी सारी ट्रांजेक्शंस करी जो कि अब आगे जाके बिजनेस इनकम में कवर होंगी। तो अब जाहिर सी बात है किसी के पास जीएसटी नंबर तो होगा नहीं, और जब भी आप स्क्वायर अप करते हैं स्टॉक मार्केट में, स्क्वायर अप वगैरह करते हैं तो जीएसटी चार्जेस पक्के लगते हैं। देखिए आपके जो मेन जो खर्चे लगते हैं एट द टाइम ऑफ बाइंग और सेलिंग द इक्विटी शेयर्स, वो मेन खर्चे होते हैं। सबसे पहले तो आपको ब्रोकरेज, जो भी जिस भी ब्रोकरेज के थ्रू, जिस भी ब्रोकर के थ्रू आप काम करते हैं वो ब्रोकरेज आपसे चार्ज करेगा एट द टाइम ऑफ बाइंग भी, एट द टाइम ऑफ सेलिंग भी। दूसरा लगता है जीएसटी ब्रोकरेज की चार्जेस पे जीएसटी भी चार्ज होगा। ठीक है। तीसरा लगता है एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये आपको सेलिंग पे देना पड़ता है। दूसरे सेबी चार्जेस और अदर छोटे मोटे चार्जेस होते हैं जो कि ज्यादा प्रोपोर्शनेट नहीं होते, बहुत छोटे छोटे से रहते हैं। तो ये मेन चार्जेस होते हैं। तो अब जैसे मेरे जैसा कोई रिटेल इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर की बात तो छोड़ो, ट्रेडर है, कोई छोटा मोटा ट्रेडर है जिसने की लॉकडाउन के टाइम पे ट्रेडिंग करी थी। अब उसने जीएसटी नंबर तो लिया नहीं होगा। अब चूंकि उसने जीएसटी नंबर नहीं ले रखा तो वो जीएसटी का इनपुट तो नहीं ले सकता, उसने जीएसटी का इनपुट वगैरह तो कुछ भी नहीं कर सकता। सो वो जब अपनी बिजनेस इनकम को निकालेगा तो इसके अंदर जो अपना खर्चा ये जीएसटी का, ब्रोकरेज का, एसटीटी का, इन सब खर्चों को माइनस कर सकता है। इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। लेट्स से मैंने कोई शेयर 100 रुपए में खरीदा, उस पर मुझे ब्रोकरेज, जीएसटी, एसटीटी, अदर चार्जेस मिला के 5 रुपए खर्चा बैठ गया। तो मेरी कॉस्ट उसमें बन जाएगी 105 रुपए। अब मैंने उसे फ्रीक्वेंटली सेल जैसे करा, तो जब मैंने उसे सेल करा, मैंने लेट से उसे सेल कर दिया 130 रुपए में। तो जब मैं इसके लिए अपनी बिजनेस इनकम को निकालूंगा तो मैं 130 में से 100 माइनस नहीं करूंगा, मैं 130 में से 105 माइनस करूंगा, और मेरा प्रॉफिट जो निकल के आएगा इस स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से, वो निकल के आएगा मेरा 25 रुपए। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ गए। अब मैं बात करने जा रहा हूं म्यूचुअल फंड्स की। जनरली म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जनरली म्यूचुअल फंड के अंदर लॉक इन पीरियड होता है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स का जो टैक्स लगता है वो कैपिटल गेन के हिसाब से लगता है, मतलब कि उसे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिया जाता है। क्योंकि जो भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं जनरली कई में 3 साल का भी लॉक इन पीरियड होता है। और अगर हम लेट से बात करें लिक्विड फंड्स की, जो कि लिक्विड फंड्स होते हैं उसे मैं आसानी से कभी भी बाय सेल कर सकता हूँ, फ्रीक्वेंटली बाय सेल कर सकता हूँ, तो उसकी इनकम भी मेरी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में ही जुड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, उसकी इनकम भी मेरी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में जुड़ेगी। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेजफुल लगी होगी। अगर नॉलेजफुल लगी, अच्छी लगी, अपने जो बेस्ट पार्ट है उस कमेंट में बताएं। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिसको भी इसकी जरूरत हो वहां तक ये वीडियो जानी चाहिए। सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसे ही स्ट्रॉन्ग कंटेंट के साथ। थैंक यू।